मैं हिंदू जिसको कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं इन तीन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब भाई तुम लोग बीमार पड़ते हो और हम लोग डॉक्टर हैं, ब्लड चाहते हैं, एक बोतल नहीं, 4 बोतल, 5 बोतल, तो तुमने कभी नहीं पूछा कि दलित का खून है कि मुस्लिम का खून है? लेकिन ये कुछ सालों में इस तरह का एक माहौल पैदा हो गया है जिसमें बहुसंख्यक लोगों को एक डर सा महसूस होने लगा है। पब्लिक के लिए एक पुलिस बनी है टू प्रिवेंट द क्राइम, लेकिन आज ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो सरकार को प्रिवेंट करने के लिए बनी है। 540 में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कम नहीं होता है। अगर एक आवाज कर दे, एक किसी की हिम्मत है कि कोई बोल पाए, लेकिन किसी में दम नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ इस समय डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इसलिए क्योंकि कार्डियक सर्जरी में देश के जाने माने नाम होने की वजह से आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हमारे बहुसंख्यक या बहुजन समाज से आप DGHS हेल्थ यानी कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ के पद से रिटायर्ड हुए हैं। सर, इस समय जो माहौल है पूरे देश का, लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं नष्ट हो रही हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं दी जा रही है। इस माहौल में क्या आप सॉल्यूशंस देखते हैं, क्या करना चाहिए बहुजन समाज को? ये आपने बिल्कुल सही सवाल कहा है कि हिस्सेदारी छीनी जा रही है और संविधान बहुत पलटा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी बेची जा रही है। जो रेलवे हमारा प्रॉफिट का था उसे रखा जा रहा है, प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया। और 35 ऐसे हमारे अपने भारत सरकार के हैं जिसको और बेचने के लिए कहा जा रहा है। आज BSNL का बेचने का कारागार पर है। लेटरल एंट्री सरकार ने शुरू कर दिया है, वो बहुत बड़ा रिजर्वेशन के खिलाफ ही है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन के लोगों को नहीं लिया जा रहा है। तो लेटरल एंट्री में उन लोगों को लिया जा रहा है जो बहुसंख्यक नहीं है। बहुसंख्यक से मतलब है 85% लोग। 85% लोग में OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, सारे माइनॉरिटी आ जाते हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सारे आ जाते हैं। तो 85% नहीं लोग लेकर के वो 15% के लोगों में से लिया जा रहा है, कि जो बहुत ही गलत बात है। तो आज समय है कि इस तरह से, और आप मैं तो पेपर में पढ़ता रहता हूँ, कोई न कोई RSS के लोग बोलते रहते हैं कि हम लोग संविधान नेक्स्ट में बदलना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें क्यों उठ रही है? संविधान बदलने की बात कहाँ से आ गई? क्या ऐसा 70 साल में हुआ? 70 साल में जिसका भी सरकार रहा पहले, 14 के पहले, ऐसा नहीं कि हमारे देश में विकास नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ। आप देखिए कि हमारे देश में कितना टेलीफोन नहीं था, रेलवे इतना डेवलप नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, इतना इंस्टीट्यूट नहीं थे, IIT नहीं थे, IIM नहीं थे, इलेक्ट्रिकल वैली कॉरपोरेशन नहीं थे, BHL नहीं था, स्पेस इसरो नहीं था, वो सारा आया। तो ऐसा नहीं कर सकते कि देश में हमारा नहीं आया। बहुत सी चीजें आई और बहुत सारी चीजें डेवलप हुआ, लेकिन ये कुछ सालों में इस तरह का एक माहौल पैदा हो गया है जिसमें बहुसंख्यक लोगों को एक डर सा महसूस होने लगा है। वो अपने आप को उपेक्षित तो समझता ही समझता है, एक भय है लोगों में, एक भय का वातावरण पैदा हो गया। और खास करके उत्तर प्रदेश में और सब स्टेट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में दलितों पर, मुस्लिम पर, अति पिछड़े जातियों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। और आपने तो सुना ही होगा हाथरस का कांड, जी, जो ग्रेवेस्ट से ग्रेव, कल्पना से परे जो कोई कर सकता है, उसको लोगों ने किया। ये दुनिया में ऐसी पहली घटना है कि किसी का रेप हो जाए, मर जाए, और उसके बाद बिना उसके रिश्तेदार को जला। आप सोचिए उस माँ बाप के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। इतना कोई भी SP DM बनता है तो कम से कम ग्रेजुएट तो होता ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ग्रेजुएट के बिना तो SP और DM नहीं बन सकता। अब उसके रहते अगर उसका ऐसा घटना होता है तो उसे
रिजाइन कर देना चाहिए खुद ब खुद। सरकार को निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसे खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए कि उसके रहते हुए ऐसा कांड किसी ने कर दिया। एक चीज ही मैं पूछता हूं सर कि आप तो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी इस समय बर्ताव कर रही है इस तरीके का कि वो संविधान का पालन करना है, या सरकार की गुलाम होकर रह गई? यह ऐसा समस्या जो अगर इस संदर्भ में देखें तो पब्लिक के लिए ये पुलिस बनी है टू प्रिवेंट द क्राइम, लेकिन आज ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो सरकार को प्रिवेंट करने के लिए बनी है, ना कि पब्लिक को प्रिवेंट करने के लिए बनी। ये थोड़ा सा दुख की बात हमें लगता है। और सबसे बड़ा दुख हमें उससे लगता है कि मानसिकता लोगों में ऐसा क्यों है। हम जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो हम लोग कभी उसका रिलीजन नहीं पूछते। मैं हिंदू जिसको कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं इन तीन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब भाई तुम लोग बीमार पड़ते हो और हम लोग डॉक्टर हैं, ब्लड चाहते हैं, 1 बोतल नहीं 4 बोतल 5 बोतल, तो तुमने कभी नहीं पूछा कि दलित का खून है कि मुस्लिम का खून है? जब दलित का खून और मुस्लिम का खून तुम्हारे शरीर में जाकर के तुमको जिंदा रख सकता है तो किस बात का नफरत तुम करते हो? हैं? मतलब हमें ही जानना चाहते हैं उन लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हो करके दलित मुस्लिम बात करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वह आदमी अशिक्षित है जो एक दूसरे आदमी का समझ नहीं पाए। अच्छा सर, आप जो पढ़े लिखे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड में डूबा हुआ है, एकदम अंधभक्त है, जिसको अपने परिवार की हिस्सेदारी भागीदारी कुछ भी नहीं दिख रही, ऐसे लोगों को पढ़े लिखे माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े नेता इस अंधविश्वास को और मीडिया, खास करके मीडिया दिखाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपने देखा होगा भी हाल में ही कोरोना के बारे में लोग श्मशान घाट दिखा रहे हैं, तो लोग कोरोना से नहीं मर करके उस डर से मर गए। वो डर पैदा कर दिया मीडिया ने। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं मीडिया को कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे एक अंधविश्वास फैले। अब मतलब बोलना नहीं चाहता हूं किसी के बारे में, लेकिन किसी को भी कोई भी औषधि बेचता है, आज कोरोना का दवा का कोई बोलते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि हमारा कोरोनिल बहुत अच्छा काम करता है, तो अगर वो कोरोनिल वास्तव में उनका अच्छा काम करता है तो 4 मरीज जो पड़े हैं सीरियस हमारे वार्ड में, उसको अगर वो ठीक कर दे तो उनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। फिर किसी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों को मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए। और बाबा रामदेव एक बहुत ही इज्जतदार आदमी हैं, उनको अच्छा वो योग गुरु मानते हैं, उनको इस सब बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था। उनको अपना योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए था। वो क्या करेंगे पैसा कमा करके, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अच्छा, देश में जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? नकारी राजनीति को, और या देश की जनता को जो खुद नहीं समझ पा रही है? देश की जनता को। देश की राजनीति तो नकारी है ही, लेकिन देश की जनता इसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, विपक्ष भूमिका निभा पा रहा है अपनी? विपक्ष तो छोड़ दीजिए, इवन जो पक्ष में है, पक्ष में ही हमारे दलित जो हैं 131 MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 540 में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कम नहीं होता है। अगर एक आवाज कर दे, एक किसी की हिम्मत है कि कोई बोल पाए, लेकिन किसी में दम नहीं है। क्या सोच करके MP बने हैं? मैं तो उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग को बोलना चाहिए। अगर वो बोलते तो हम लोग को ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको हम लोगों ने वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट से गए हैं, उनको हर बात, हर अधिकार उसके लिए बोलना चाहिए जिसके तहत उन्होंने रिजर्वेशन लिया, लेकिन उसकी बात वो नहीं करते। समाधान क्या है इसका? अब समाधान यही है कि हिस्सेदारी, बहुसंख्यक को सरकार में आना पड़ेगा। बहुसंख्यक की हिस्सेदारी हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को हो, चाहे इंडस्ट्री क्यों नहीं हो। जब तक बहुसंख्यक को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक ये समानता पैदा नहीं होगा, तब तक ये तकलीफ होता रहेगा। तो
बहुसंख्यक को पावर में आना पड़ेगा, बहुसंख्यक लोगों को हिस्सेदारी उनके जितने प्रपोर्शन है, पॉपुलेशन है, उसके अनुसार हर जगह मिलना चाहिए, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबको मिलना चाहिए बराबर से। ये नहीं कि हम ऊपर का लिस्ट उठा रहे हैं और ऊपर से नीचे तक खाली ब्राह्मण राजपूत भरा हुआ है, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा है, मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप